हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग चालू कर रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स मज़ा आ जाएगा पढ़ के, मैं बता रहा हूँ। बहुत ही मस्त टॉपिक है, बहुत मस्त है एकदम। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करेंगे, छोटे छोटे सब टॉपिक्स इसके हम लोग बना लेंगे। तो देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर सबसे पहली बात, नहीं नाम ही आ रहा है ना, एड्रिनल ग्लैंड है ना, कॉर्टेक्स पहले। देखो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसका आउटर पार्ट तो कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। तो हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को अलग, उसके हार्मोन्स अलग, और एड्रिनल मेडुला अलग, उसका हार्मोन वो सारा सामान सट्टा अलग एकदम। तो पहले इस वीडियो के अंदर हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टार्ट कर रहे हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी बेसिक एड्रिनल ग्लैंड, उसको हम लोग पता है लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं या असेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं लाइफ सेविंग? ध्यान देना, अगर ये ग्लैंड नहीं होगी तो आदमी 3 से 15 दिन में, अगर मतलब ये ग्लैंड नहीं होगी तो ये अपने हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगी। तो इसके हार्मोन्स के बिना जिए तो जिए कैसे, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स के बिना। तो 3 से 15 दिन में, महज जनाब 3 से 15 दिन में आदमी टै से टप बोल जाएगा, डेथ हो जाएगी, ठीक है। ओके, एंड एब्सेंस ऑफ एड्रीनोमेड्यूलरी हॉर्मोन्स जो हैं, और ये क्या, मैंने एड्रीनोकॉर्टिकल हॉर्मोन्स की बात, देखो फिर से, एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन दे विल बी कॉल्ड एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन, और मेडुला वालों को एड्रीनोमेड्यूलरी हार्मोन्स कहेंगे। तो एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स के बिना 3 से 15 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। और एड्रीनोमेड्यूलरी हॉर्मोन्स है, अगर इनकी एब्सेंस हुई तो आदमी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। ड्रास्टिकली जो है, मतलब उसका रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा मेंटल और फिजिकल स्टेट के लिए, सहनशीलता खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए हम कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बहुत जरूरी है, इसके बिना तुम जी नहीं सकते। लाइफ सेविंग ग्लैंड है, असेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। वेरी गुड, ठीक है। नाउ फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, मैंने कहा ना देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी में, 2 होती हैं, किडनी के ऊपर होती हैं, इसलिए हम इनको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। 4 ग्राम की होती हैं, सिर्फ कितने ग्राम की? 4 ग्राम की होती हैं, इनको सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। किडनी के ऊपर, रीनल वर्ड फॉर किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। 2 राइट और लेफ्ट, ठीक है। नाउ पार्ट्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड पहले बोल दिया। आउटर पोर्शन इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल इनर पोर्शन इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। डायग्राम देखो, बाहर वाला दिख रहा है, बाहर वाला दिख रहा है कॉर्टेक्स, और ये पीला वाला अंदर क्या है? मेडुला। बात खत्म, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। अच्छा, आप अगर आप इसमें से समझने की कोशिश करोगे तो ये जो कॉर्टेक्स है ना, पूरी ग्लैंड का 80% जो पोर्शन है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कॉर्टेक्स, मतलब यही मेन है, ठीक है। और जो मेड्यूला है वो तो बेचारी 20% है, कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली 20% ऑफ द ग्लैंड। मेड्यूला कॉन्स्टिट्यूट ओनली 20%, 80% कौन है बोलो? 1 2 3 कॉर्टेक्स। वेरी गुड, कौन है? कॉर्टेक्स, ठीक है। सो नाउ आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो ये दोनों पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डेवलपमेंट भी इनका अलग अलग जगह से होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स मीजोनेफ्रोस से डेवलप कर रहा है और मेडुला न्यूरल क्रेस्ट से डेवलप करती है, ठीक है। दोनों डेवलपमेंट में, स्ट्रक्चर में और फंक्शन में एकदम अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे जो एड्रिनल मेडुला है वो मैंने कहा कहां से डेवलप करती है? न्यूरल क्रेस्ट से। और आपको पता है न्यूरल क्रेस्ट से हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम भी बनता है। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम भी हमारा न्यूरल क्रेस्ट से डेवलप होता है। तो जो एड्रिनल मेडुला है, इसके जो सिक्रीशंस हैं, इसके जो हॉर्मोन्स हैं, वो बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं, रिजेंबल करते हैं फंक्शंस में, किसके साथ? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस और इस एड्रिनल मेडुला के सिक्रीशन के फंक्शन लगभग लगभग सेम होते हैं, क्योंकि दोनों ही सेम स्ट्रक्चर न्यूरल क्रेस्ट से डिराइव हुए हैं, डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। और मेडुला इट डेवलप फ्रॉम द मीजोनेफ्रोज, और मीजोनेफ्रोज आपको नेफ्रोज, नेफ्रॉन, किडनी, आपको रीनल टिश्यूज से फील आ रहा होगा ना, तो मीजोनेफ्रोज से ही हमारे रीनल टिश्यूज भी बनते हैं। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, लाइक इससे ये डेवलप होता है मीजोनेफ्रोज से और रीनल टिश्यूज से रिलेटेड है। तो एक बात याद रखना, जो इसके फंक्शन
लाइक होंगे वो मेनली इर्द गिर्द घूमेंगे, जैसे एल्डोस्टेरोन है तो इसका किडनी के अराउंड फंक्शंस घूमते हैं, तो ये चीज हो गई. नाउ entirely it secrete entirely a different group of hormone called corticosteroids. तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये क्या सिक्रीट करती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, है ना, स्टेरॉइड नेचर है और कॉर्टिको एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ठीक है, इट इज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ हॉर्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स. नाउ हिस्टोलॉजी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मुझे नहीं पता आपको पता चलेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी 3 लेयर्स होती हैं. कितनी होती है बताओ, 3 लेयर्स होती हैं. बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं, बोलो अमन चमन नमन, बोलिए आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा. ग्लो करती है, बाहर है, ठीक है, कोई चीज ग्लो कर रही है तो वो बाहर है, तो आउटर जोना ग्लोमेरुलोस. बीच में जोना फसिक्यूलता, फसी बीच में फंस गई ना लता, तो फेसिक्यूलेटा विच इज द जोना फेसिक्यूलता विच इज द मिडिल लेयर. एंड अंदर ही अंदर क्या है, इनर जोना रेटिकुलरिस. अब है ना यहीं पे एक है ना पॉइंट लगा लो, बुक में शायद किसी का पुराना नया वर्जन है मुझे नहीं पता, मेरी बुक में नहीं लिखा हुआ तो आप लिख लो कि जो आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा है वो तो मिनरेलो कॉर्टिकोइड सिक्रीट करती है. जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरेलो कॉर्टिकोइड सिक्रीट करती है और फसिक्यूलता ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रीट करती है और एक स्मॉल अमाउंट में सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है. और रेटिकुलरिस सेक्स हार्मोन एक्सक्लूसिवली और अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड. तो बताओ कौन 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 मिनरेलो कॉर्टिकोइड कौन सिक्रीट करता है, बोलो जोना ग्लोमेरुलोसा. और ग्लूकोकॉर्टिकोइड कौन सिक्रीट करता है, जोना फसिक्यूलता आके. ठीक है, सेक्स हार्मोन्स रेटिकुलरिस. ठीक है, तो ये बात है इजी सी आसान सी. अब देखो यार हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, देखो बोला गया ना वर्ड एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन्स, ये स्टीरॉइड इन नेचर होते हैं. मैंने पहले बोला था स्टीरॉइड इन नेचर होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, नाम पड़ा है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड. बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, ये 3 ग्रुप में फंक्शन के बेसिस पे हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को 3 ग्रुप में देखते हैं. पहला मिनरेलोकॉर्टिकोइड, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकोइड, तीसरा सेक्सी हार्मोन्स. ठीक है, अब सबसे पहले देखिए इनका सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, फेट ऑफ दीज एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन, इन तीनों का सिंथेसिस कैसे होता है. देखो बड़ा आसान है, आपको स्टेप्स में ज्यादा घुसना नहीं है, ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं, यू नो दैट. और ये कहां से, दे आर मेनली सिंथेसाइज फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. बताओ कहां से, ये जो एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स है ये मेनली कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं. अभी कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कहां से आता है भाई, एक तो ये डायरेक्टली सर्कुलेटिंग ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पड़ा, उठा लिया वहां से और उससे बना दिया कॉर्टिकल हार्मोन्स. और उसके अलावा एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से भी बनता है. एसिटाइल कोएंजाइम ए से कॉर्टिकल सेल्स में एसिटाइल कोएंजाइम ए से आप कोलेस्ट्रॉल बनाओ और उससे फिर क्या बनाओ, आप एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स का सिंथेसिस करो. ठीक है, सो बेसिकली एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से. हाँ गे ना, ओके. अब इनका ट्रांसपोर्ट देखो जरा, ट्रांसपोर्ट मजे लेंगे यहाँ पे. ट्रांसपोर्ट क्या है भाई, जो ये ट्रांसपोर्ट है दोनों का अलग अलग देखेंगे. 3 कैटेगरीज है ना, 3, एक तो मिनरेलोकॉर्टिकोइड, एक ग्लूकोकॉर्टिकोइड और एक सेक्स हार्मोन्स. देखो जो मिनरेलोकॉर्टिकोइड है ना, मिनरेलोकॉर्टिकोइड है ये मिनरल्स हैं, मिनरल से रिलेटेड है. ये बाइंडिंग फॉर्म में किसके साथ बाइंड करके, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ. सो मिनरेलोकॉर्टिकोइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय बाइंडिंग विद प्लाज्मा प्रोटीन, बाइंडिंग विद प्लाज्मा प्रोटीन. और स्पेशली कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन. देखो देखो यहां से याद करो कि जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकॉर्टिकोइड सिक्रेट हो रहे हैं और कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन साथ बाइंड होते हैं, ग्लोब्यूलिन. ग्लोमेरुलस से सिक्रेट हो रहे हैं, ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में. ठीक है, और ये पता है ये बाइंडिंग इतनी ज्यादा कोई खतरनाक होती नहीं है, लूज बाइंडिंग होती है. तो 50% ऑफ दीज हार्मोन्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन फ्री फॉर्म आल्सो. ठीक है, देन आते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड पे. भाई इनका क्या केस है, देखो ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड है ना, एक स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होके चलते हैं. इस स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन का नाम क्या है,
जिस बच्चे ने बता दिया उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट का इमोजी बस। देखो, नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन या फिर ट्रांसकोर्टिन। क्या? ट्रांसकोर्टिन, ट्रांसपोर्ट और कॉर्टिकल ना, ट्रांसकोर्टिन। तो बताओ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किसके साथ? एक स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ट्रांसफर होते हैं जिसका नाम क्या है बताओ? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, है ना। पहले लगा दो ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन या फिर ट्रांसकोर्टिन, है ना। 94% ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसी स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। बाकी के जो 6% बचे हुए ये फ्री फॉर्म में होते हैं। याद हुआ? 94% विद अ स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, और बाकी के 6% फ्री फॉर्म में। ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो एल्ब्यूमिन और भी प्लाज्मा प्रोटीन है बेचारे, ग्लोबुलिन ही थोड़ी, एल्ब्यूमिन भी तो है, ये भी बैठा है, ये भी छोटा मोटा मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर लेता है थोड़ा बहुत, तो लिटिल 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 एल्ब्यूमिन। आगे सेक्स हार्मोन्स की बात करते हैं। सेक्स हार्मोन्स जो है ना, ये एक और स्पेशल, मतलब कितना स्पेशल है भाई, एक और स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन आ गया। एक स्पेशल वैसल कुछ नहीं है, पीछे इसका नाम जोड़ दो, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। बेसिक ग्लोबुलिन है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करके सेक्स हार्मोन क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ फेट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनका फेट क्या? देखो मेनली है ना, इनको लीवर के अंदर शेष कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को मेनली लीवर के अंदर, कहां पे? लीवर में डिग्रेड कर दिया जाता है। लीवर के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है? डिग्रेड कर दिया जाता है। एंड देन कॉन्जुगेशन होता है, बहुत सारे टूटे फूटे ग्लूकोर्टिकोस्टेरॉइड जुड़ते हैं, कॉन्जुगेशन होता है ना। कॉन्जुगेशन आपको बोलते हैं ना, कार्बन 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 का एक कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन होता है एंड देन बनते हैं ग्लूकोरोनाइड्स। क्या बनते हैं? ग्लूकोरोनाइड्स, एंड एक छोटे एक्सटेंट में सल्फेट्स भी बनते हैं, है ना। अबाउट 25% ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर एक्सक्रीटेड विद बाइल एंड फीसेस और रिमेनिंग 75% इन द यूरिन। देखो मेरी बात सुनो, बॉडी में अगर आप इसके डिग्रेडेशन की बात करते हो तो कहाँ होता है? 1 2 3 लीवर में। ठीक है। और फिर कॉन्जुगेशन होता है, बनता है क्या? ग्लूकोरोनाइड्स एंड सल्फेट बनते हैं। तो ये एक इसका फेट हो गया। दूसरा बाहर निकालने का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स 25% तो फीसेस में और बाइल के साथ एक्सक्रीट होता है, और बाकी मेजर 75% 75% ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जाता है जनाब। किसके थ्रू? पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू निकालते हैं बाहर। आगे बढ़ते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं जनाब। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ना, ये मेनली नाम समझो ना भाई, मिनरल भाई, मिनरल यानी इलेक्ट्रोलाइट्स पे एक्ट करते हैं ये। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मेनली कहां एक्ट करते हैं भाई? मिनरल्स पे, इलेक्ट्रोलाइट्स पे एक्ट करते हैं। और पर्टिकुलरली ये मिनरल्स कौन से हैं? अरे ना 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 रे, सोडियम और पोटेशियम भाई। सोडियम Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। ठीक है। इन दोनों पे मेनली मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स काम करते हैं। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हैं कौन से भाई? ये तो कोई कैटेगरी है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इसमें कौन से हम मेजर हार्मोन्स पढ़ते हैं? एक तो एल्डोस्टेरॉन और एक 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन। देखो नाम बोल दो साथ में याद हो जाएगा, बोलो 1 2 3, एल्डोस्टेरॉन, 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन, 11 डी, हाइड्रो मत बोलना, डीऑक्सी, 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन और एक एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये दो नाम रटे हुए होने चाहिए। अच्छा बताओ, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहां से सीक्रेट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स में। अभी भी बोला था कौन सी लेयर से? जोना ओ मेरी सोना रे, जोना कौन सी? जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं। ठीक है। अच्छा केमिस्ट्री, हाफ लाइफ 21 कार्बन का, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड 21 कार्बन के स्टेरॉइड्स होते हैं और इनकी हाफ लाइफ चंद 20 मिनट का काम है, बस खत्म। डेली आउटपुट एंड प्लाज्मा लेवल, ये जरूरी चीज, ये याद करो ना तुम, डेली आउटपुट और प्लाज्मा लेवल। यूनिट भूल ना जाना ओ जाने जाना, यूनिट नहीं भूलना है। देखो एल्डोस्टेरॉन और एक 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन, है ना। एल्डोस्टेरॉन डेली आउटपुट कितना है? 0.15।
कितना 0.15 और किस में यूनिट क्या माइक्रोग्राम, ठीक है। और 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन का 0.2, ठीक है। और इधर 0.006 0.006 दोनों में सेम है और माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। बात समझ, डेली आउटपुट कितना है बताओ एक बार बिना देखे बोल दो। एल्डोस्टेरॉन का कितना, हाँ हाँ 0.15। अच्छा 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन का कितना 0.2 और प्लाज्मा लेवल बताओ, और यूनिट यूनिट भूल गए भाई, माइक्रोग्राम। अच्छा अब प्लाज्मा लेवल बताओ, प्लाज्मा लेवल कितना होगा 0.006 0.006 और माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, खत्म। तो ये कार्डियक, ये याद होना चाहिए, ये तो याद करनी चीज है। फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, भाई क्या काम, देखो फंक्शंस की बात करें, दो मिनरलोकॉर्टिकॉइड दो है ना, एक तो एल्डोस्टेरॉन, एक 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। तो 90% ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन करता है, ये एल्डोस्टेरॉन ही करता है 90% एक्टिविटी, ठीक है ओके। अच्छा एल्डोस्टेरॉन को हम लोग है ना, पता है आपको, लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, जीवनदाय, मतलब जीवन लाइक बचाने वाला लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। पूछो क्यों कहते हैं बच्चों, क्यों कहते हैं, बोलो ना क्यों कहते हैं बताओ। अरे ये पता है तुम्हें, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि अगर ये 3 से 14 दिन के लिए शरीर को ना मिले, इसकी एब्सेंस हो ना, आदमी क्या होगा, शेष, डेथ, ठीक है। सो एल्डोस्टेरॉन इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। देखो ये बहुत एक जरूरी काम करता है, ये पता है ईसीएफ की वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को, ऑस्मोलैरिटी को ये मेंटेन करता है। तो कितना जरूरी काम है यार, पूरा शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा, ब्लड है, ईसीएफ है, जिसमें पूरी बॉडी की सेल्स बाथड हैं, तो उसकी वॉल्यूम को, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है एल्डोस्टेरॉन। ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या है, लाइफ सेविंग हार्मोन है। 3 से 14 दिन नहीं मिला तो मर जाएगा आदमी, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चलिए ओके ओके ओके। अच्छा आपको पता है एल्डोस्टेरॉन के फंक्शंस अगर आपको कोई पूछे तो 3 फंक्शंस हैं इसके, ये रटे रखना। इसके बाद में एल्डोस्टेरॉन में जितना भी बोलूंगा वो सारा का सारा एकदम पिद्दी, आसान और एकदम कॉन्सेप्चुअल लगेगा अगर आपको 3 फंक्शंस याद होंगे। क्या होगा, पहला काम, सबसे जरूरी काम, मेजर फंक्शन है एल्डोस्टेरॉन का, क्या 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 क्या, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। ध्यान से सुनो, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, बॉडी में सोडियम को रिटेन करता है, ये है ना, रिटेन, बॉडी में सोडियम को रिटेन करता है, एक्सक्रीट नहीं होने देता। तो रिटेंशन ऑफ सोडियम इन बॉडी या सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा इस सोडियम के, जब ये इसको रीअब्सॉर्ब करता है तो इसके एक्सचेंज में, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस, एक H पॉजिटिव को लाइक अंदर डाल दिया रीनल ट्यूब्यूल के एक्सक्रीट करवाने के लिए एक्सचेंज में, ठीक है। ये दूसरा। तीसरा पोटेशियम का एक्सक्रीशन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन थ्रू रीनल ट्यूब्यूल। सो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। What aldosterone do? It increases the reabsorption of sodium from renal tubule and excretion of potassium through renal tubule and then secretion of hydrogen या tubular secretion जिसको हम कहते हैं into the renal tubule। अब बात करेंगे action of aldosterone। ये तीनों अगर चीजें याद होंगी ना अच्छे से कि ये करते हैं, उसके बाद एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन एकदम 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 चमक जाएंगे, क्लियर होंगे और पढ़ने में मजा आएगा वो अलग, ठीक है। इससे पहले एक टेबल बच गई यहाँ पे, ये टेबल देखो, देखो आपको ये याद नहीं करना, आई वोंट सजेस्ट कि आप इसको याद करोगे, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल से बनेगा सबसे पहले प्रेगनेनोलोन, याद नहीं ना, प्रेग्नेंट लोनली लेडी नैनो में बैठ के जा रही है, प्रेग नैनो लोन, लोनली, प्रेगनेनोलोन, यहाँ पे एंजाइम काम आता है कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज। तो कोलेस्ट्रॉल से बना प्रेगनेनोलोन, एंजाइम काम आया कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज। फिर प्रेगनेनोलोन से प्रोजेस्ट्रॉन बन गया, प्रोजेस्ट्रॉन से 11 डी का डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन बन गया। देख रहे हो 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, और अपने पास ये क्या था 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, समझ रहे हो। तो 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन बना, फिर बनेगा कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड देन एल्डोस्टेरॉन बनेगा। और ये एंजाइम है, फटाफट इनको बस देख लेना, कोई ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नाम पढ़ना। 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये सब एंजाइम्स है ना, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ऐसे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके
एक्शंस की तरफ, सबसे पहले एक्शन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले सोडियम का क्या है, सोडियम आयंस, जैसे मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया कि सोडियम का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। सो एल्डोस्टेरोन विल एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। याद रखना एल्डोस्टेरोन कहाँ काम करेगा, डीसीटी में और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में। यहां काम करके ये क्या कराएगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, रिटेंशन कराएगा सोडियम का, है ना, ठीक है। सो ड्यूरिंग द हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन व्हाट विल हैपन, द लॉस ऑफ सोडियम थ्रू यूरिन इज ओनली अ फ्यू मिलीग्राम पर डे। देखो मेरी बात सुनो, जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट होगा यानी इसका क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, तब उस केस में क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन के केस में क्या होगा बताओ, जब हाइपर सिक्रीशन होगा यानी जब ज्यादा सिक्रीट होगा एल्डोस्टेरोन, तो यार एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, पहले तो ये बताओ, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है सोडियम का या रिटेंशन कर रहा है। तो सोडियम ऑब्वियसली बात है ज्यादा बाहर निकलेगा ही नहीं, तो जब ज्यादा सिक्रीट होगा एल्डोस्टेरोन तो ऑब्वियसली बात है सोडियम क्या है, बहुत ही कम, फ्यू मिलीग्राम पर डे रिलीज होगा। अब अपोजिट देखते हैं, जब एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा, जब एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा इसका हाइपोसिक्रीशन होगा, तो हाइपोसिक्रीशन के केस में क्या होगा, सोडियम रिटेंशन नहीं हो पाएगा, सोडियम ज्यादा क्या यूरिन के थ्रू निकलेगा, और सोडियम का नाम क्या होता है, नेट्रियम नाम होता है इसका लैटिन नाम, तो फिर हाइपर नेट्रीयूरिया हो जाएगा, मतलब यूरिन के अंदर पास करने लगेगा सोडियम ज्यादा, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर नेट्रीयूरिया। हाइपर नेट्रीयूरिया कब होती है, बाय द हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, और कितना, लगभग 20 ग्राम पर डे। देखो जब हाइपर सिक्रीशन था एल्डोस्टेरोन का तो फ्यू मिलीग्राम पर डे रिलीज हो रहा था, और जब हाइपोसिक्रीशन हुआ एल्डोस्टेरोन का तब 20 ग्राम पर डे यूरिया में सोडियम आयंस रिलीज हो रहे हैं, हाइपर नेट्रीयूरिया हो गया है, ठीक है, ओके। नाउ इट प्रूव्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन इन रेगुलेशन ऑफ सोडियम। देखो पता चल रहा है ना कि लाइक कितना, फ्यू मिलीग्राम से 20 ग्राम हो गया, तो सोडियम का कितना, लाइक एल्डोस्टेरोन का कितना बड़ा रोल है सोडियम आयन कंसंट्रेशन में और ऑस्मोलैरिटी में बॉडी के अंदर, ठीक है। सो ये थी सोडियम आयंस की बात। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम। देखो बात यह है, प्राइमरली एल्डोस्टेरोन काम करेगा सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन पे, ठीक है, लेकिन जैसे ये सोडियम आयंस का रिटेंशन रीअब्जॉर्प्शन करता है ना एल्डोस्टेरोन, तब क्या होता है, फॉर लाइक वाटर जो होता है वो साथ में एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, आयनिक बैलेंस के लिए वाटर, जब सोडियम आयंस वो कंसंट्रेशन के हिसाब से मूवमेंट होता है ना, कंसंट्रेशन के हिसाब से जब मूवमेंट होता है ना, तो वाटर साथ में आ जाएगा आपका, ठीक है, वाटर आपका साथ में आ जाएगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखिए फिर से मैं बताता हूं, सोडियम आयंस का हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो वाटर जो है वो साथ साथ में आ जाता है, वाटर साथ साथ में आ जाता है, सोडियम आयंस के साथ वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बट जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो सिर्फ सोडियम आयंस पे काम कर रहा है, वाटर साथ में अलग से आ रहा है, उस पे कोई जोर नहीं है एल्डोस्टेरोन का, ठीक है। तो सोडियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ साइमल्टेनियसली वाटर इज आल्सो रीअब्जॉर्ब्ड, और वाटर कितना रीअब्जॉर्ब होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू सोडियम रिजॉर्प्शन, जितना सोडियम रिजॉर्प्शन उतना वाटर अंदर एंटर कर रहा है। सो द नेट रिजल्ट इज द इंक्रीज ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम। भाई इतना पानी जब एंटर करेगा तो ईसीएफ वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो जाएगी, ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है, ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ जाएगी, ठीक है, okay. Even though aldosterone increases sodium resorption from renal tubule, the concentration of sodium in the body does not increase very much because the water is also resorbed simultaneously. समझ रहे हो, मतलब ऐसा होता है कि जितना आपने नमक ज्यादा कर रहे हो तो पानी भी ज्यादा कर दो, सॉल्यूट ज्यादा कर रहे हो तो सॉल्वेंट भी डाल दो। तो भाई डिस्पाइट कि यहाँ पे सोडियम बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्ब हो रहा है रीनल ट्यूब्यूल से, बट सोडियम की कंसंट्रेशन में बॉडी में कोई ऐसा नहीं हो रहा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जा रही है, क्योंकि वाटर भी उतना ही एंटर कर रहा है, वाटर भी उतना ही एंटर कर रहा है साइमल्टेनियसली। सो इट डज नॉट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द बॉडी, बट स्टिल एक पॉसिबिलिटी है माइल्ड इंक्रीज ऑफ द सोडियम इन ब्लड, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि सोडियम का थोड़ा लेवल तो बढ़ जाएगा, यानी माइल्ड हाइपर नेट्रीमिया हो जाएगा। एक सेकेंड, हाइपर नेट्री यूरिया और हाइपर नेट्रीमिया में फर्क होता है। व्हाट इज हाइपर नेट्री यूरिया, मतलब सोडियम बाहर निकल रहा है यूरिन के साथ, हाइपर नेट्री यूरिया, और हाइपर नेट्रीमिया मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ी है इन द ब्लड इटसेल्फ।
सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ माइल्ड हाइपरनेट्रीमिया। और अगर जब ऐसा होगा माइल्ड हाइपरनेट्रीमिया की सिचुएशन बनेगी तो आदमी को लगेगी प्यास, थर्स्ट, और जब प्यास लगेगी तो आदमी पानी पी लेगा। थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था तो नमक ज़्यादा हो गया तो पानी थोड़ा, और आदमी को प्यास लगेगी तो पानी का इंटेक करेगा आदमी, और जैसे आदमी पानी का इंटेक करेगा तो ईसीएफ की वॉल्यूम और जो ब्लड वॉल्यूम है वो अगेन फिर से क्या होगी, बढ़ जाएगी, विच अगेन इंक्रीजेज द ईसीएफ वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम। बोलो हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सो नाउ सी ऑन ब्लड प्रेशर क्या इफेक्ट होता है। देखो ये तो समझ में आ गया, पानी पानी से रिलेटेड है कुछ, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़नी है, ठीक है, ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़नी है एंड ब्लड वॉल्यूम बढ़नी है, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी तो फाइनली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। समझ रहे हो, ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़ी वाटर की रीएब्जॉर्प्शन से तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ी, ब्लड वॉल्यूम बढ़ी तो फाइनली ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। सो ये ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट हो गया। अब एक चीज बताता हूं, ये है एल्डोस्टेरोन एस्केप या एस्केप फिनोमिना। ये क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एस्केप फिनोमिना या एल्डोस्टेरोन एस्केप। देखो किडनी की देखो एक प्रॉपर्टी होती है सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट, एक सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट होता है किडनी का, समझ रहे हो, सोडियम को रिटेन करके रखती है ना किडनी, तो सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट होता है ना। लेकिन जब एल्डोस्टेरोन एस्केप जब होता है, मतलब कि जो किडनी है वो अपनी इस सॉल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टी से भागे, एस्केप करे, मतलब ना करना चाहे, ठीक है, मतलब एस्केप ऑफ किडनी फ्रॉम सॉल्ट रिटेंशन इफेक्ट ऑफ एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन। ये क्या बोला यार मैंने, समझ नहीं आया तुमको है। देखो एल्डोस्टेरोन जब इंक्रीज होता है, एल्डोस्टेरोन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एल्डोस्टेरोन जब ज्यादा बढ़ जाएगा इन केस ऑफ प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब हाइपर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जब बढ़ेगा तो उस केस में किडनी विल एस्केप फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टी टू रिटेन द सॉल्ट्स एंड दिस इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन एस्केप या फिर एस्केप फिनोमेना। देखो समझ आएगा कैसे, ये इस चार्ट से समझ आएगा, साइड में जो चार्ट बना हुआ है, एक बार मैं खुद को इस चार्ट के सामने से हटा देता हूं, ये लो, अब आपको पता चलेगा। जरा गौर से देखो, गौर से देखो अपनी स्क्रीन पे, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल, आपको सबसे पहले क्या हो रहा है, बात हो रही है ना हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की, तभी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस में ही एस्केप फिनोमेना देखा जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा, अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, वाटर साथ में आएगा रीनल ट्यूब्यूल से बॉडी के अंदर, तो ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़ेगी, ईसीएफ की वॉल्यूम बढ़ेगी, ब्लड में ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी, एंड देन फाइनली क्या बढ़ेगा, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अच्छा, जब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है कौन सेंस करेगा, कार्डियक मसल के अंदर ये चीज सेंस होगी, हार्ट के अंदर, और वहां पर जो एट्रियल वॉल है, जो एट्रिया है, एट्रिया की मसल्स हैं, वो सिक्रीट करेंगी एएनपी, बीएनपी और सीएनपी। ये क्या है भाई, एएनपी एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, और बीएनपी क्या होता है, ये देखो इधर दे रखा है ब्रेन नेट्रियूरेटिक फैक्टर, और सीएनपी क्या होता है, सी टाइप नेट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये तीनों चीजें क्या होंगी, increase होंगी। secretion of ANP, BNP and CNP from cardiac muscle will occur because of the increased arterial blood pressure एंड इधर क्या होगा, एक प्रेशर डायूरेसिस होगा, डायूरेसिस मतलब यूरिन ज्यादा यूरिन पास करना पड़ेगा, तो प्रेशर डायूरेसिस एंड ये कार्डियक मसल के सिक्रीशन, दे विल टुगेदर कंबाइनिंग का इफेक्ट। देखो एक कंबाइंड इफेक्ट क्या मिलेगा हमें, कि सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा थ्रू यूरिन, सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा थ्रू यूरिन, एंड दैट विल डिक्रीज द ईसीएफ वॉल्यूम, एंड दैट विल डिक्रीज द ईसीएफ वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है, ठीक है, सुनो मेरी बात। तो क्या हुआ, एल्डोस्टेरोन भी एक हद तक ही अच्छा है, मतलब एक हद से ऊपर जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होने लगा तो हुआ क्या, यही हुआ जो मतलब मैंने अभी बताया आपको, एक हद से ज्यादा जब होने लगा एल्डोस्टेरोन
तब क्या हुआ, सब कुछ बढ़ा, लेकिन ईसीएफ का आर्ट मतलब सॉल्ट रिटेंशन बढ़ा, इसकी वजह से पानी भी ज्यादा आया ना, तो पानी ज्यादा आया तो ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ गया, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन ये बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये चीजें रिलीज हो गई कार्डियक मसल से और प्रेशर डायूरेसिस होना चालू हो गया। तो फाइनली सोडियम आयन फिर एक्सक्रीट होने लगे, पानी और सोडियम आयन दोनों चीजें यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगी एंड फाइनली ईसीएफ का वॉल्यूम फिर कम हो गया। तो ये है एल्डोस्टेरोन एस्केप। मतलब देखो किडनी अपने सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट से एस्केप कर रही है। देखो कहां सॉल्ट रिटेन कहां किया, फाइनली तो सॉल्ट बाहर कर दिया ना, एक्सक्रीट कर दिया ना, तो किडनी अपनी सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट से एस्केप कर रही है बिकॉज ऑफ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म यानी इंक्रीज एल्डोस्टेरोन की वजह से किडनी एस्केप्ड फ्रॉम द सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट। बात समझ आई कि नहीं? ओके नाउ ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर के बारे में बता दिया, उसके बाद में ब्रेन नेट्रियूरेटिक फैक्टर, सी टाइप नेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये प्रेशर डायूरेसिस क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर बाय हाई ब्लड प्रेशर थ्रू यूरिन। ओके सो नाउ दिस विल डिक्रीज द सॉल्ट एंड वाटर कंटेंट इन ईसीएफ इन स्पाइट ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो देखो एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, एल्डोस्टेरोन ज्यादा है, बट फिर भी देखो किडनी किडनी क्या कर रही है, रिटेन नहीं कर पा रही सॉल्ट को, डिक्रीज हो रहा है सॉल्ट और वाटर कंटेंट ईसीएफ से बाहर निकल रहा है। तो ये देखो ये है एस्केप फिनोमिना। ठीक है ओके नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एल्डोस्टेरोन एस्केप। देखो इसका एक इंपॉर्टेंस है, इडेमा नहीं होगा। देखो जब इतना ज्यादा एल्डोस्टेरोन होगा बॉडी में, एल्डोस्टेरोन ज्यादा होने से क्या होगा, वाटर ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा जगह जगह पे सॉल्ट Na पॉजिटिव ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, इडेमा होगा लोकेशंस पे, मतलब सूजन आएगी। तो अगर ये एल्डोस्टेरोन एस्केप फिनोमेना काम करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ईसीएफ की वॉल्यूम कम होगी ना, यूरिन के थ्रू वो जो एक्स्ट्रा वाटर और जो सोडियम आयंस है उनको रिलीज किया जाएगा बाहर, तो इसकी वजह से क्या होगा, सूजन नहीं होगी, वो जो सूजन करने वाली चीज थी उसको बाहर एक्सक्रीट कर रहे हैं। पोटेशियम आयंस पे क्या इफेक्ट है भाई, देखो पोटेशियम आयंस का तो एक्सक्रीशन करवाता है, मैंने पहले ही बता दिया, रीनल ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन करवाता है एल्डोस्टेरोन। अगर एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंट रहा तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। मतलब हाइपरकैलेमिया इज रेफर टू हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ईसीएफ। कैल्शियम नहीं, देखो वर्ड सुन के लग रहा है ना, कैलेमिया यानी कैल्शियम होगा, हाइपर कैलेमिया यानी पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन, हाइपर कंसंट्रेशन इन द ईसीएफ, दैट इज दिस इज कॉल्ड हाइपर कैलेमिया। तो एल्डोस्टेरोन जब डेफिशिएंट होगा तो हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, एंड हाइपर कैलेमिया होने की वजह से इट विल लीड टू सीरियस कार्डियक टॉक्सिसिटी एंड वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ एरिथमिया। ठीक है, कैसे यार, एल्डोस्टेरोन कम तो क्या हो रहा है, पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा, पोटेशियम बॉडी में ही रह रहा है, और पोटेशियम बॉडी में रह के क्या करेगा, दिल तक पहुंच जाएगा, दिल की वीक कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सीरियस कार्डियक टॉक्सिसिटी, वीक कॉन्ट्रैक्शन एंड एरिथमिया, चालू 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 एरिथमिक मतलब रिदम बिगड़ जाएगी भाई हार्ट की। ठीक है, सो दिस विल हैपन। अगर एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंट है तो होगा हाइपर कैलेमिया, ब्लड में कैल्शियम ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इट में लीड टू सीरियस कार्डियक टॉक्सिसिटी एंड वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरिथमिया। अच्छा, जब कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए, वेरी सीवियर कंडीशन जब पाई जाए ना, तो इसकी वजह से कार्डियक डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये हमने पहली बात करी जब एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंट है। अब मानो जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन ज्यादा है, बढ़ गया, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन बढ़ गया, तो इट विल लीड टू भाइयों बहनों हाइपोकैलेमिया, मतलब कैल्शियम देखो फिर से, पोटेशियम कम होगा क्योंकि एक्रीट ज्यादा हो रहा है। ठीक है भाई, पोटेशियम अगर कम होगा तो मस्क्यूलर वीकनेस आ जाएगी, मसल वीक हो जाएगी, मस्क्यूलर वीकनेस आएगी। ठीक है, तो हाइपर कैलेमिया होता तब क्या हुआ था यार, किस चीज की टॉक्सिसिटी हो गई थी, सीरियस कार्डियक टॉक्सिसिटी, वीक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड एरिथमिया डेवलप हो गया था, दैट्स इट। और हाइपोकैलेमिया में क्या हुआ, हाइपोकैलेमिया में क्या होता है, जब एल्डोस्टेरोन ज्यादा होता है हाइपोकैलेमिया हो जाता है, कैल्शियम नहीं पोटेशियम लेवल कम हो जाता है और मस्कुलर वीकनेस देखी जाती है। हाइड्रोजन आयन पे क्या है भाई साहब, हाइड्रोजन आयन का आपको पता है, सोडियम के एक्सचेंज में हाइड्रोजन डालता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन का,
तो भाई हाइड्रोजन अगर देखो, अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा एल्डोस्टेरोन, तो क्या होगा कि H पॉजिटिव ज्यादा बाहर निकलेगा एंड देयर विल बी एल्कलोसिस की कंडीशन। और अगर हाइपोसिक्रेशन होगा एल्डोस्टेरोन का तो देयर विल बी एसिडोसिस की कंडीशन, क्योंकि बॉडी में H पॉजिटिव बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको साथ साथ में ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि एल्डोस्टेरोन ऐसे करके क्या कर रहा है, एसिडोसिस एल्कलोसिस मतलब एसिड बेस बैलेंस। तो एल्डोस्टेरोन is essential to maintain the acid base balance of the body। ठीक है, अच्छा स्वेट ग्लैंड्स पे, सेलिवरी ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट है? देखो इन पे, दोनों ग्लैंड्स पे जो एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट है, इट इज वेरी सिमिलर टू रीनल ट्यूब्यूल। लाइक रीनल ट्यूब्यूल पे जो इफेक्ट होता है वही द सिमिलर इफेक्ट इज ऑन द स्वेट ग्लैंड एंड द सेलिवरी ग्लैंड, सिमिलर इफेक्ट याद रखना। ठीक है, तो वही वही काम, लॉस ऑफ सोडियम फ्रॉम बॉडी इज प्रिवेंटेड, दैट्स इट, यही सब सेम इफेक्ट इज सोन ऑन सलाइवा आल्सो। दस एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सोडियम इन द बॉडी। देखो मेन काम है इसका, इंटेस्टाइन पे क्या करेगा भाई, इंटेस्टाइन पे क्या करेगा सोचो। एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस सोडियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, स्पेशली फ्रॉम द कॉलन पार्ट। तो इंटेस्टाइन में भी वही काम करेगा, सोडियम कंजर्वेशन इसका मेन फंक्शन है। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाएगा इंटेस्टाइन से, स्पेशली कौन से पार्ट पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉलन पार्ट से। ठीक है, एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ सोडियम थ्रू फीसेस, दैट्स इट, ये इस पे फंक्शन हो गया। एल्डोस्टेरोन की अगर डेफिशिएंसी होगी ना तो भाई साहब हो जाएगा डायरिया, डायरिया हो जाएगा, सोडियम और वाटर का लॉस होने लगेगा। सो एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी लीड्स टू डायरिया एंड लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर। एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी लीड्स टू डायरिया विद लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर। नाउ मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, वही सीधी सी बात है, कैसे काम करता है एल्डोस्टेरोन जो होता है, ये मैसेंजर आरएनए पहली बार डीएनए मतलब सेल में रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, फिर सेल में जाएगा, एमआरएनए डीएनए के साथ, डीएनए को मैसेज पहुंचेगा, डीएनए से एमआरएनए बनेगा। ठीक है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, एक्शन होगा। सो इसी तरीके से ये काम करता है। अब देखो भाई 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 सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे, देखो सबसे पहले मतलब ये काम करने का सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सबसे पहले एल्डोस्टेरोन लिपिड सॉल्युबल होता है, ये बात याद रखना। एल्डोस्टेरोन कैसा होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है जनाब। एल्डोस्टेरोन कैसा होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। सिंस वी कैन से एल्डोस्टेरोन इज लिपिड सॉल्युबल। एल्डोस्टेरोन कैसा होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है। इट डिफ्यूजेस रेडिली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल थ्रू द लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ऑब्वियस सी बात है, ये लिपिड सॉल्युबल है तो आराम से डिफ्यूज करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर और अंदर निकल जाएगा। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, बनाएगा एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इट विल डिफ्यूज इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये बाइंड करेगा डीएनए के साथ और फिर एमआरएनए बनाएगा, उससे उसको ऑर्डर कर देगा भाई एमआरएनए बना। एमआरएनए वापस साइटोप्लाज्म में जाएगा और राइबोसोम से क्या प्रोटीन बनवाएगा। और आपको पता है मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर ही तो होते हैं। तो क्या होगा, प्रोटीन जो बने दे आर काइंड ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम जो है फिर वो क्या अपना काम करेगा। जैसे एक एंजाइम का नाम है जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, तो ये सोडियम पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये चीज देख लो, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज सपोज ये एंजाइम बन गया। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन, देखो आप देखो रेगुलेशन भी वही करेगा, लाइक जो इसके मेन फंक्शन होते हैं उन्हीं से रिलेटेड रेगुलेशन है इसकी। तो चार इंपॉर्टेंट हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको कोई पूछे रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, आप सीधा बोलेंगे एल्डोस्टेरोन चार इंपॉर्टेंट फैक्टर से रेगुलेटेड होता है। अब इन ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंसी, सबसे ज्यादा पोटेंसी मैंने कह रहा हूं पोटेशियम की है। देखो सबसे ज्यादा पोटेंसी पोटेशियम की है। देखो वैसे कोई बंदा समझ सकता है सोडियम, क्योंकि सोडियम 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 मेन फंक्शन सोडियम ही तो होता है, सोडियम का रिटेंशन। लेकिन पोटेंसी के बेसिस पे रेगुलेशन की बात करें तो सबसे मेन क्या है, पोटेशियम है। तो इंक्रीज इन द पोटेशियम कंसंट्रेशन ईसीएफ। देन नेक्स्ट इज द डिक्रीज इन सोडियम कंसंट्रेशन। भाई अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, पोटेशियम का क्या करवाता है एल्डोस्टेरोन, एक्सक्रीट करवाता है बाहर। सोडियम अगर कम हो जाए, सोडियम तो भाई ज्यादा होना चाहिए क्योंकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, तो डिक्रीज सोडियम लेवल बढ़ जाएगा। डिक्रीज्ड ईसीएफ वॉल्यूम पानी से रिलेटेड। देन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएच। दीज आर द फोर
फैक्टर्स, फॉर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंसी हमने इनको अरेंज किया है, जो कि एल्डोस्टेरोन का रेगुलेशन कराते हैं। पहला बोलो पोटेशियम, बढ़ा हुआ पोटेशियम, दूसरा बोलो डिक्रीज सोडियम, तीसरा बोलो ईसीएफ की वॉल्यूम डिक्रीज, चौथा एसीटीएच एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देन ओके, नाउ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलेंट फॉर एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। मैंने बता दिया सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलेंट कौन सा है, पोटेशियम की इंक्रीज कंसंट्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पर एक चार्ट वार्ड भी दे रखा है, चार्ट वार्ड भी दे रखा है, तो वो चार्ट भी देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन ईसीएफ। देखो मेरी बात सुनो, अगर अगर डेफिशिएंसी हो जाए एल्डोस्टेरोन की तो क्या होगा। देखो डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन होगी तो के पॉजिटिव विल इंक्रीज इन द ईसीएफ। ठीक है, के पॉजिटिव बढ़ेगा और इधर की तरफ क्या होगा, Na पॉजिटिव डिक्रीज, क्लोराइड भी डिक्रीज होगा इन मतलब ईसीएफ के अंदर। ठीक है, अच्छा के पॉजिटिव के बढ़ने से मैंने बता दिया ना हाइपर कैलेमिया होता है ये, तो हाइपर कैलेमिया में क्या होता है बताओ जरा, एक सेकंड, किसी को पता है, बोलो हाइपर कैलेमिया में क्या होता है, बोलो 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 बोलो, हाइपर कैलेमिया में क्या होता है, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं भाई। हाइपर कैलेमिया में क्या होता है, अच्छा वो कार्डियक टॉक्सिसिटी वाला पॉइंट क्या, वो वाला भूल गए ना। वेरी गुड, यही बिल्कुल यही मेरे को एक्सपेक्टेड था। देखो आपको याद होना चाहिए ना, कार्डियक टॉक्सिसिटी थी, एरिथमिया था, और मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट, कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, वीक वीक कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो ये चीज़ें थी ना, तो कार्डियक टॉक्सिसिटी हो जाएगी जब के पॉजिटिव इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कार्डियक टॉक्सिसिटी हो जाएगी, कार्डियक टॉक्सिसिटी हो जाएगी, विच विल ऑल्सो लीड टू एरिथमिया, एरिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड कार्डियक डेथ सडनली। ठीक है, एंड कार्डियक डेथ। ठीक है, देन इन डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन देखो सोडियम डिक्रीज, सोडियम और क्लोराइड क्या हो गए हैं, डिक्रीज। तो देखो सोडियम अगर डिक्रीज हो गया है तो ईसीएफ वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है और ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है एंड कार्डियक डिसफंक्शन होगा इसकी वजह से, एंड सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन बन जाएगी। क्या होगा, सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन जो है वो बन जाएगी, सर्कुलेटरी शॉक की कंडीशन बन जाएगी एंड इट विल ऑल्सो लीड टू डेथ। ठीक है, ओके बहुत बढ़िया, मतलब इतना कम ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, शॉक उसी को तो बोलते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। देखो होता क्या है, जो हमारा एल्डोस्टेरोन है इट डायरेक्टली एक्ट ऑन जोना ग्लोमेरुलस एंड सिक्रीशन ऑफ, अच्छा एक सेकेंड ये कहाँ गए, इट डायरेक्टली एक्ट ऑन, अच्छा पोटेशियम जो है, हम बात करें तो पोटेशियम की, हम यहाँ थे मेन टॉपिक से भटक गए। जो पोटेशियम है ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलेंट है एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन के लिए। जो पोटेशियम है हमारा, आपको पता है ये डायरेक्टली जोना ग्लोमेरुलोसा पे काम करता है एंड इट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इट डायरेक्टली एक्ट ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा से ही तो मिनरलोकॉर्टिकोइड सिक्रीट होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकोइड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, सो इट डायरेक्टली एक्ट ऑन जोना ग्लोमेरुलोसा एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। नाउ decrease in the sodium concentration and ECF volume stimulate aldosterone secretion through renin angiotensin mechanism। देखो इस मैकेनिज्म को नीचे समझाया गया है। देखो क्या होता है, अगर ये सिचुएशन बनेगी, कौन सी सिचुएशन, ये वाली, इंक्रीज इन द के पॉजिटिव कंसंट्रेशन, सोडियम कम है, ईसीएफ की वॉल्यूम कम है, इसका मतलब भाई क्या है, मिनरलोकॉर्टिकोइड की कमी है, इसका मतलब एल्डोस्टेरोन की कमी है अगर ये चीजें हैं तो। ठीक है, क्योंकि अगर एल्डोस्टेरोन होता तो के पॉजिटिव तो एक्सक्रीट कर दिया जाता तो ज्यादा होता ही नहीं, और Na पॉजिटिव एब्जॉर्ब किया जाता तो ये ज्यादा होता और ईसीएफ की वॉल्यूम ज्यादा होती। तो अब ये these things act as stimulus for the juxtaglomerular apparatus एंड juxtaglomerular apparatus जो जेजी सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करेंगे क्या, रेनिन सिक्रीट करेंगी, एंड रेनिन क्या करेगा, एक कंपाउंड होता है एंजियोटेंसिनोजन, ये इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट विल बी कन्वर्टेड बाय द angiotensin converting enzyme which comes from lungs, ठीक है, to angiotensin second, and angiotensin second will go to adrenal cortex and it will stimulate it for the secretion, or it will force to secrete aldosterone कि भाई secrete कर aldosterone फटाफट। तो aldosterone secrete करेगा adrenal cortex and adrenal cortex फिर जाएगा किडनी में, और किडनी में क्या करवाएगा, वही जो एक करता है, क्या करता है,
के पॉजिटिव का एक्सक्रीशन, Na पॉजिटिव का रिटेंशन एंड वाटर का रिटेंशन, ठीक है। तो ये चीजें करेगा और ये चीजें करने से फिर क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा एग्जैक्टली, के पॉजिटिव जो होना चाहिए, के पॉजिटिव डिक्रीज हो जाएगा, Na पॉजिटिव बढ़ जाएगा, ECF वॉल्यूम बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर का रिटेंशन, Na पॉजिटिव का रिटेंशन बढ़ गया, ठीक है। तो ये चीजें आ गई एंड ये जब अचीव हो जाता है ना, ये वाली चीज जब अचीव हो जाती है तब इट विल एक्ट एज द फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पे फिर फीडबैक इनहिबिशन आएगा कि भाई ग्लोमेरुलर जेजी सेल्स रुक जाओ, अब रेनिन सिक्रीट मत करो, जो नॉर्मल कंडीशंस हैं वो मेंटेन हो चुकी हैं। सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। बोलो हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। सो ये जो सारा यहाँ पे समान सट्टा लिखा हुआ है ये यही है, ठीक है, यही है जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो corticotropic hormone mainly stimulate the secretion of glucocorticoid. It has only a mild stimulating effect on aldosterone secretion. देखो समझ रहे हो, adrenocorticotropic hormone mainly stimulates secretion of glucocorticoid. It has only mild stimulating effect on aldosterone secretion. So this is like all about aldosterone और basic introduction of adrenal cortex. इसके बाद का जो पार्ट है जो स्टार्ट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बताओ कौन सी लेयर सीक्रेट करती है, बताओ। जोना ग्लोमेरुलोसा नहीं, जोना फसिक्युलता ये सीक्रेट करती है। सो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में इनके साथ डील करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम, सब ख़त्म, बस हो गया टॉपिक हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अभिषेक झाझड़िया, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी या, ठीक है।